आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम में आज न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट है और आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, ए यूनिफॉर्म लेडर of length L and mass 50 Newton rests against a smooth vertical wall. If coefficient of friction between the ladder and ground is 0.4, find the minimum angle such that the ladder may not slip. प्रॉब्लम नंबर 4 में एक लेटर दी हुई है जो दीवार के साथ स्मूथ वर्टिकल वॉल है उसके साथ लगी हुई है, स्टे कर रही है इस तरह से। ये लेटर है सपोज। इस लेटर की जो लेंथ है वो गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू एल, और इसके हम पॉइंट मार्क लेते हैं ए बी। लेडर की टोटल लेंथ है ए बी और इसके वर्टेक्सेस ए बी हैं। तो ये वर्टिकल वॉल है ए बी और इसका सेंटर पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं, सेंटर पॉइंट सी है। और ये तीसरा पॉइंट जो दीवार का ग्राउंड है, ये इस पॉइंट को हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट डी है और ये उसका फ्लोर, ये फ्लोर है। अब ये लेडर वॉल के साथ स्टे की गई है और इसका वेट भी गिवन है। वेट क्या है? W इज इक्वल टू 50 न्यूटन्स। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेडर का गिवन है म्यू इज इक्वल टू 0.4। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है और हमने वो मिनिमम एंगल फाइंड करना है कि यानी इस लेटर को हम अगर प्लेस करेंगे यूं तो इसके साथ स्टे कर जाएगी, लेकिन जैसे हम इस एंगल को कम करते जाएंगे तो ये एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर ये स्लिप हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो अब फाइंड ये करना है कि कौन सा मिनिमम एंगल है कि उससे हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये स्लिप हो जाए, सॉरी थोड़ा सा और एंगल कम करें तो ये स्लिप हो जाए, और उस एंगल पे रखें तो बस ये जस्ट उस एंगल पे स्लिप ना हो, उससे थोड़ा सा भी कम करें तो स्लिप हो जाए। यानी एट दिस एंगल जो हमने फाइंड करना है इट्स जस्ट गोइंग टू स्लिप। तो हमने इस तरह का एंगल फाइंड करना है, थीटा मिनिमम। थीटा मिनिमम हमने फाइंड करना है जिस पे ये स्लिप होगी। यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं कि ए बी जो लेंथ है, ए बी एल है, और ए और सी जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है वो है ए सी, वो L/2 आदि उसकी लेंथ है। अच्छा, तो इसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये रिएक्शन आ रहा है और इसकी ये डायरेक्शन बनती है। यानी अगर इसको हम यहाँ ड्रा करें इस तरह तो ये रिएक्शन है आर, और ये अगर रिएक्शन हो तो ये उसका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होगा रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और रिएक्शन किसके बराबर होगा? पैथागोरस थ्योरम से वी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट। एक बात तो ये याद रखने वाली है,
दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये है, इक्वेशन, फ्रिक्शन की इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अगर आप लगा रहे हैं और वो स्टैटिक है, तो तो उसके उसके ऊपर एक फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट करती है, और ये जितनी आप फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होती जाती है, और वो वक्त आ जाता है कि जब बॉडी जस्ट इस पोजीशन पे होता है कि मूव करने लगता है, तो उस वक्त फ्रिक्शन की फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच चुकी होती है, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो ये इक्वेशन वही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। यानी इसके बाद थोड़ी सी भी और फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा, उसके बाद ये फ्रिक्शन ओवरकम हो जाता है, यानी फोर्स आपकी एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाती है, फ्रिक्शन की फोर्स कम हो जाती है। तो इस म्यू के साथ जो आर मल्टीप्लाई हुआ है, ये हमेशा हम यूज़ करते हैं जो वेट का एक अपोजिट हो। यानी अगर तो ऑब्जेक्ट ऐसे रेस्ट पे है, तो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू, और आर इसका वर्टिकल है। तो आर का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका जीरो है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, और ये वेट के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो इसलिए हम इस इक्वेशन में म्यू के साथ हम आर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो जिस तरह के गिवन क्वेश्चन में है, यानी रिएक्शन तो आपका इस डायरेक्शन में है, लेकिन वेट आपका किस तरह एक्ट कर रहा है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है यहाँ। तो हम देखते हैं कि वेट के अपोजिट कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, क्योंकि आर तो वेट के अपोजिट नहीं आ रहा, तो वेट के अपोजिट जो आ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है इसका, फ्रिक्शन का, रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर एक्ट कर रहा है। तो इस तरह फिर हम इक्वेशन में जो यूज़ करेंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट यूज़ करेंगे, एफ इज इक्वल टू म्यू वी। ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे हमारे वाले केस में, ये हम यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो अब हम पहले इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं, डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। अब इसके ऊपर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पहले अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो एक्स एक्सेस के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम ज़ीरो होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक्स एक्सेस के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स दीवार, वॉल इसके ऊपर लगा रही है इस डायरेक्शन में, इस फोर्स को हम नाम देते हैं एफ का। और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिएक्शन का। तो ये दो फोर्सेस हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो है। दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, तो इसलिए हम एक फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरी को नेगेटिव। तो हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एच को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और एफ अपोजिट डायरेक्शन में उसको नेगेटिव ले लें, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आप किसी एक को प्लस कर लें और दूसरी को, उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाली को माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, एफ के। ठीक है। दूसरी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने से हमारे पास एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई, यानी ये रिएक्शन है,
रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास किसके बराबर आ गया, इक्वल टू एफ। अब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का दूसरा पार्ट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। वर्टिकल डायमेंशन में जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही है उन सबका सम जीरो होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस है, एक तो ये वेट है W जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है रिएक्शन का जो ऊपर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है ये। तो इन दोनों का सम ज़ीरो होगा। ये दोनों भी अपोजिट फोर्सेस हैं, तो इसलिए किसी एक को हम ज़ीरो कर देते हैं। V को पॉजिटिव करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है तो वेट नीचे की तरफ है, तो दोनों का सम ज़ीरो होगा। तो इस तरह W किसके इक्वल हो गया, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट को पहले लिख लेते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल हो गया, W के। और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 न्यूटन, क्योंकि ये वेट के बराबर हो गया। इसको हम नोट कर लेते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यूज आ गई हैं रिएक्शन की। ये हमें कहाँ काम आएगी, ये हमें काम उस वक्त आएगी कि जब हम सॉल्व करेंगे F इज इक्वल टू म्यू वी। तो फिर हमें F की वैल्यू फाइंड करने में, F की वैल्यू रिप्लेस करने में काम आएगी। तो आगे चलते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि जितना भी टार्क एक्ट कर रहा है, जितने भी टॉर्क्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं सबका सम ज़ीरो है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ टा इक्वल टू ज़ीरो, जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं सबका सम ज़ीरो होगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी। तो अब हम दोबारा से उस डायग्राम को पेस्ट करते हैं, देखते हैं कि उसके ऊपर टार्क कहाँ कहाँ लग रहे हैं। टार्क सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने से पहले हम करते हैं हमेशा एक्सेस ऑफ रोटेशन डिसाइड करते हैं। तो वो हम कोई भी एक्सेस ऑफ रोटेशन डिसाइड कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे इस इस डायग्राम में इस क्वेश्चन के लिए हम इस पॉइंट को एक्सेस ऑफ रोटेशन डिक्लेयर करते हैं। अब हम देखेंगे फोर्स कौन सी लग रही है और टार्क किस तरह का टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो सारे जितने भी टार्क्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे उन सबको हम सम कर लेंगे। ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोमेंट ऑफ आर्म है। ये पूरी की पूरी जो लेडर है ये मोमेंट ऑफ आर्म बन रही है, और इस लेडर की जो लेंथ है L है, L। लेकिन यहाँ पे हम रिजॉल्व करते हैं, हम इसको इस L को रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट में, और वो कंपोनेंट L का वो कंपोनेंट जो 90 डिग्री होगा इस फोर्स के, उसको हम यूज़ करेंगे और एग्जैक्टली ये फोर्स यूज़ करेंगे। तो ये वाला कंपोनेंट जो ए बी है ये है L साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है तो इसलिए L साइन थीटा होगा, थीटा ये वाला एंगल है। टॉर्क सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होती है, या तो हम F, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कह लेते हैं। हमारे पास टॉर्क सॉल्व करने के लिए क्या
ऑप्शंस होती हैं। टार्क सॉल्व करने के लिए या हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड हो और एल का वर्टिकल कंपोनेंट हो, तो टार्क हमारे पास आ जाएगा, यानी टा इसकी इक्वल होगा। या हमारे पास फोर्स फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट हो और एल की मैग्नीट्यूड हो, ये एल भी वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड हो। तीसरी हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि दोनों की हमारे पास मैग्नीट्यूड हो, एफ की भी मैग्नीट्यूड हो, एल की भी मैग्नीट्यूड हो, और और ये एंगल, इन दोनों के दरमियान एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल हमें पता हो तो हम उसका साइन लिख लेते हैं। तो अभी हमारे पास ना तो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट मौजूद है और ना हमारे पास लेडर एल, यानी इसकी हाइट भी हमें नहीं गिवन, इसका वर्टिकल कंपोनेंट मौजूद नहीं है, और एंगल हमारे पास थीटा यहाँ पे थीटा में मालूम करना है, तो इस वेरिएबल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम तीसरी वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली, टॉर्क के लिए। तो टॉर्क, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो क्या है, टा वन इज इक्वल टू एफ इंटू एल साइन थीटा। दूसरा टार्क जो लग रहा है वो इस वेट की वजह से लग, अच्छा, ये इस टार्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, इस वजह से ये पॉजिटिव टार्क होगा। दूसरा टार्क है टा टू, तो वो किस वजह से लग रहा है, वो इस वेट की वजह से लग रहा है। तो वेट को हम लिखते हैं डब्ल्यू, और हमारे पास अगेन वही ऑप्शन है, तो इसलिए हम लिखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू, और ये ए सी, डब्ल्यू इंटू ए सी, ये एक वेक्टर है, वेक्टर मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, ए सी साइन फाई। यहाँ पे थीटा हमने नहीं लिखा, फाई लिखा है, उसकी वजह बताते हैं। यहाँ पे टार्क, यहाँ पे फोर्स ये रही, और मोमेंट ऑफ आर्म ये रहा, उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो ये है। इसको हमने थीटा इसलिए लिखा क्योंकि ये एंगल बराबर होते हैं, ऐसे, ये कहलाते हैं अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक और लाइन क्रॉस कर रही हो तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये ये एंगल बेसिकली इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसका अपोजिट एंगल ये है जिसका हमने थीटा नाम लिखा हुआ था, तो इसलिए हमने इनके दरमियान एंगल साइन थीटा यूज किया। लेकिन अभी अभी हम जो यूज कर रहे हैं, ये ये वेट एक्ट कर रहा है, और ये है मोमेंट ऑफ आर्म, इनके दरमियान एंगल ये रहा, और इस एंगल को हम देते हैं फाई का नाम। ठीक है, तो साइन फाई, यानी अगर इस इक्वेशन को हम एज इट इज यूज करें तो हमारे पास एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा जो कि फाई है, तो ये हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हमने इसको थीटा की फॉर्म में ही लेकर आना है, ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल थीटा ही अननोन हो, उस थीटा को हम सॉल्व कर लें। तो उसके लिए हम इसको इस अगर ये इस एंगल को हम कंसिडर करते हैं तो बेसिकली जो ये बनता है साइन ए सी साइन थीटा, जो बनता है साइन फाइव बनता है, ये वाला पार्ट बनता है इस एंगल का, और एग्जैक्टली अपोजिट ये बनता है। लेकिन ये अगर हम इसको गौर से देखें ये किसके बराबर है, अगर हम ये देखें कि ए सी यहाँ एक वेक्टर हो, ए सी वेक्टर यहाँ पे हो, और अगर हम और इस एंगल को हम कंसिडर करें तो ये वाला पार्ट बनता है ए सी कॉस थीटा। ठीक है,
इस एंगल को कंसिडर करें तो ये AC cos थीटा बन जाता है, इस एंगल को कंसिडर करें तो ये AC sin थीटा बन जाता है, लेकिन साइड यही है, दोनों सूरतों में यही साइड है। तो बजाय इसके AC sin थीटा के हम AC cos थीटा लिख लेते हैं। इससे हमारे पास ये होगा कि ये वाला एंगल निकल जाएगा। टा 2 इज इक्वल टू WAC cos थीटा, ठीक है। और इसको हम टा 2, इसको हम रिप्लेस कर देते, W मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, चलो। AC जो है L/2 है, हमने पहले लिखा है AC किसके इक्वल है डेटा में, AC है L/2 के बराबर, तो इसको L/2 से चेंज कर देते हैं। L/2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो ये टॉर्क की सेकंड कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो अभी हम इसको ज़रा करते हैं। एफ एल इज इक्वल टू FL साइन थीटा इज इक्वल टू, उस तरफ जाके हो जाएगा 25L cos थीटा, इसमें से L कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, F साइन थीटा इज इक्वल टू 25 cos थीटा। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास, हमने पहले लिखा था कि फोर्स किसके इक्वल होगी, म्यू आर का वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट V है, तो ये हो जाएगा म्यू V, और V हमारे पास किसके इक्वल है, 50 न्यूटन के, तो F हो जाएगा म्यू 50, और म्यू की वैल्यू 0.4 है, F इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो इस तरह से हमारे पास जो बनेगा, F की वैल्यू बनेगी, वो बनेगी 20। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसको, इसके अंदर प्लग इन कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। 20 साइन थीटा इज इक्वल टू 25 कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा दूसरी तरफ ले जाएं, 25 अपान 20 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1.25, और थीटा क्या होगा, थीटा होगा टेन इनवर्स 1.25, और थीटा की वैल्यू हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट होगी 51.3 डिग्री। तो 51.3 डिग्री वो आखिरी एंगल है कि इससे अगर थोड़ा सा भी हम एंगल कम करेंगे तो वो लेडर स्लिप हो जाएगी। ये हमारे पास इसलिए आया कि यहाँ पे हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन पुट कर दिया, F की जगह हमने म्यू V पुट कर दिया, तो इस वजह से हमारे पास ये एंगल कैलकुलेट हो गया कि इस एंगल के बाद थोड़ा सा भी अगर आप डाउन करेंगे तो लेडर स्लिप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। Problem number 5. A ladder with uniform density and mass m rests against frictionless vertical wall at an angle of 60 degree.
The lower end rests on flat surface where the coefficient of static friction is 0.40. A student with mass m is equal to 2m attempts to climb the ladder. What fraction of length L of the ladder will the student have reached when the ladder begins to slip? ये प्रॉब्लम नंबर 5 काफ़ी हद तक प्रॉब्लम नंबर 4 से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मास की लेडर है और ये एक दीवार के साथ इसको लगाया गया है। इसकी मार्किंग ए बी और ये पॉइंट हम इसका सेंटर जो है वो सी मार्क कर लेते हैं और ये वाला पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन क्या है इसमें कि इसका लेडर का जो मास है ना, मास मास ऑफ लेडर एम है और जिस एंगल के साथ इसको इंक्लाइंड किया गया है थीटा, ये एंगल भी गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यहाँ इस सरफेस के साथ इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू गिवन है 0.4। अब इस कंडीशन में तो ये रेस्ट में है, बैलेंस में है, लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लाइम कर रहा है, इसके ऊपर एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है ना यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो पूछा ये गया है कि कौन सी वो जगह हो गई, कौन सी वो इसमें जगह होगी कि जहाँ वो स्टूडेंट पहुंचेगा तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। यानी अभी स्लाइड इसने किया नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट जिस जगह पहुंचकर स्लाइड करना शुरू कर दे, वो आपने फ्रिक्शन ऑफ दैट पॉइंट बताना है, फ्रिक्शन ऑफ लेंथ, वो फ्रिक्शन ऑफ लेंथ बतानी है जहाँ से ये स्लिप करना स्टार्ट करे। लेकिन मास ऑफ द स्टूडेंट भी गिवन है, मास ऑफ स्टूडेंट है कैपिटल एम इज इक्वल टू 2m, ये लेडर से डबल है। फर्ज करते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पहुंच जाता है और ये वाला पॉइंट डी, इसको हम डी कह देते हैं, और यहाँ पे ये रेस्ट करता है, ये पॉइंट जो वाल का जो बॉटम वाला पॉइंट है ये ई है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की रिएक्शन की डायरेक्शन इस तरह से है, तो उसको हम यूं लिख सकते हैं, रिएक्शन ऐसे है और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिएक्शन का, ये रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट है आर। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। वेट ऑफ लेडर डब्ल्यू एल, वेट ऑफ लेडर होगा mg, और वेट ऑफ स्टूडेंट जो होगा ws इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी या 2mg। यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ उसका वेट एक्ट कर रहा है, ये वाली लेंथ तो L/2 है, ये पूरी लेंथ L है, और ये पॉइंट जहाँ तक वो स्टूडेंट पहुँच जाता है और स्लिप करना स्टार्ट कर देती है लेडर, ये यहाँ तक की लेंथ x है। और जो हमसे पूछी हुई है, फ्रैक्शन पूछा हुआ है, तो वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ रीच्ड, फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ रीच्ड
एक्स अपॉन एल। तो ये हमने फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, म्यू भी हमने लिख लिया। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। डायग्राम को करते हैं कॉपी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? एफ समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स एक्सेस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एक वाल जो इस तरफ फोर्स लगा रही है वो एफ, और दूसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन आर वी, ये एक्ट कर रहा है। तो एक को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एक को नेगेटिव ले लेते हैं, दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं, उनका एच माइनस एफ, उनका सम जीरो हो जाएगा, और एच किसके बराबर होगी? एफ के बराबर। सिमिलरली समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक मास ऑफ लेडर डब्ल्यू एल नीचे की तरफ है, एक मास ऑफ स्टूडेंट डब्ल्यू एस नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, और एक वी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, वो अपोजिट अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो वी माइनस डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू एल इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा v माइनस एम जी माइनस टू एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो, और v माइनस थ्री एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो, implies that v is equal to 3 mg। ये हम यूज़ करेंगे बाद में। फोर्स फोर्स को रिप्लेस करने के लिए हमें v की वर्टिकल कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ टा इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ टा इक्वल टू जीरो। जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं सबका सम जीरो है। तो अब हम देखते हैं कि टार्क कौन कौन से लग रहे हैं। इक्विस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि हम देखते हैं कि ये W लेडर है, ये W S है, और ये एक फोर्स है F। तो तीन फोर्सेस लग रही हैं। ये भी नीचे, ये भी ये WL क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगा। एक्सेस ऑफ रोटेशन हम ये कंसिडर करें तो ये क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा, ये भी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, जबकि यहाँ पे जो फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। बैलेंस कंडीशन में इन दो का और इसका जो सम है मिल के ज़ीरो होगा, तब जाके ये बैलेंस होगी, वरना या तो ये नीचे गिरेगी या इस तरफ गिरेगी। तो ये बैलेंस कंडीशन में है तो इन सब का सम ज़ीरो होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं टा वन से। इसको हम टा वन कंसिडर कर लेते हैं। टा वन इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है,
क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा ये जो फोर्स वाल जो फोर्स लगा रही है। टाउ वन किसके इक्वल होगा, फोर्स एफ मल्टीप्लाइड बाई एल साइन थीटा। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि क्या ऑप्शंस हैं, या हम एफ यूज़ करें और एल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या हम एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज़ करें और एल का मैग्नीट्यूड। फिर तीसरी हमारे पास ऑप्शन है दोनों का हम मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करें और उनके दरमियान वाला एंगल का साइन मल्टीप्लाई कर दें। तो इसके दरमियान इस फोर्स और मोमेंट ऑफ आर्म के बीच ये वाला एंगल आ रहा है, इसको थीटा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दो लाइन्स हैं आपस में पैरेलल, इन पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन ऐड कर रही है तो इनके अपोजिट एंगल बराबर हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसलिए हम साइन थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है तो साइन ये 360 सॉरी साइन 60 होगा। तो हम ये तीसरी वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। तो टा वन इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हम आगे कर, टा वन इज इक्वल टू एफ एल साइन 60। यहाँ पे हम लिखेंगे टा वन इज इक्वल टू एफ एल साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, टा वन इज इक्वल टू 0.866 एफ एल। तो टार्क टू हम ले लेते हैं, ये पॉजिटिव टार्क है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम ले लेते हैं ये वाला टार्क जो कि लेडर के वेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास क्या है, डब्ल्यू एल है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मोमेंट ऑफ आर्म है वो एल अपॉन टू, मोमेंट ऑफ आर्म एल अपॉन टू, और एंगल इनके दरमियान ये फाई एंगल बनता है। लास्ट टाइम भी हमने यही डिस्कस किया था कि इन दो ये एंगल बन रहा है और इस एंगल के हिसाब से वर्टिकल कंपोनेंट ये बनता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि एक तो हमें ये वाला एंगल गिवन है, 90 वाले में से 90 में से 90 में 60 ऐड करके 180 में से निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस साइन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम इसको इसी से रिप्लेस कर दें कि हम इस एंगल को कंसिडर करें कॉस और इसका कॉस ले लें, वो भी यही साइड बनती है। लास्ट क्वेश्चन में हमने इस तरह किया था, तो अभी हम थोड़ा सा इसको चेंज करके करते हैं। ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, एंगल फाई इज इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू गिवन नहीं थी, यहाँ पे गिवन है, तो इसलिए हम ये तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, 180 माइनस 90 माइनस थीटा थीटा। तो फाई इज इक्वल टू 180 में से 90 गए, 90 रह गए, और 90 में से 60 गए 30, तो फाई क्या है 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम L बाई टू 30 डिग्री यूज करेंगे, साइन 30 डिग्री, टॉर्क 2 इज इक्वल टू डब्ल्यू एल ये होता है साइन 30 1/2 के बराबर होता है। तो डब्ल्यू एल क्या होता है, एम जी क्या है, एम जी के बराबर, एम जी मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन टू,
मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो टा टू इज इक्वल टू mg/4, नेगेटिव टार्क। क्योंकि ये क्लॉकवाइज टार्क है, एक्सेस ऑफ रोटेशन को अगर कंसिडर करें उसके हिसाब से देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसलिए हम टार्क टू को जो लिखेंगे, टा टू इज इक्वल टू -mg/4। हमारे पास टा वन कैलकुलेट हो गया, उसको हम बॉक्स में बंद करते हैं ताकि हम आसानी हो थोड़ा समझने में। टा वन हमारे पास ये आता है, टा टू हमारे पास ये आता है। अब हम थ्री टार्क थ्री फाइंड करेंगे। टा थ्री इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में, इस डायग्राम में देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है डी, ए डी ये मोमेंट ऑफ आर्म है, और इसका डायग्राम नीचे ड्रा कर देते हैं। ए से लेकर डी तक, यहाँ जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का मास ऐसे एक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। ये डब्ल्यू एस यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो एंगल यहाँ पे फाई है, यहाँ पे एंगल जो है थीटा है। तो इस एडी, ये मोमेंट ऑफ आर्म और इसके दरमियान जो एंगल फाई बन रहा है, तो एंगल फाई हमारे पास कैसे आएगा, फाई इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल में से निकालें ज़रा, ये 90 का एंगल निकालें, -90, और ये थीटा भी निकालें, तो हमारे पास ये एंगल बनेगा, फाई इज इक्वल टू 180 में से 90 के 90 रह गए, 90 में से 60 गए 30, तो फाई जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो हम यूज़ करेंगे ये वाला एंगल। और टा थ्री जो हमारे पास बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी ए डी हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू एस स्टूडेंट। डब्ल्यू एस और मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ फाई। तो टार्क थ्री हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। एडी को हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस एक्स है, जैसा कि हमने पहली वाला डायग्राम में बताया कि वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू एस, वेट ऑफ स्टूडेंट 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ लेडर है, तो 2 mg लिख दिया, और साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। टा थ्री इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 mg मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा टा थ्री इक्वल टू mgx नेगेटिव टार्क। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इसको नेगेटिव करेंगे, -mgx
फिर रेड बॉक्स में बंद कर देते हैं। 3 टास्क हमारे पास सॉल्व हो गए। और अभी हम करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समेशन ऑफ टा इक्वल टू ज़ीरो, यानी टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 इक्वल टू ज़ीरो। पहला टॉर्क जो हमारे पास आता है एफ एल 0.866 एफ एल, 0.866 एफ एल माइनस दूसरा टार्क जो हमारे पास आता है माइनस एम जी अपन 4, एम जी एल, ये एम जी एल है, ये लगाना हम भूल गए। एम जी एल अपन 4, एम जी एल अपन 4, और टार्क 3 जो हमारे पास अभी आया माइनस एम जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फोर्स को रिप्लेस करते हैं। फोर्स किसकी इक्वल होती है? फोर्स इक्वल होगी म्यू आर परपेंडिकुलर, और एफ इज इक्वल टू म्यू वी वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि हमने सॉल्व किया था। क्या आ रहा था वो? 3 mg, म्यू 3 mg, और म्यू की वैल्यू है 0.4। एफ इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 3 mg। और ये हमारे पास आएगा 1.2 mg। एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू 1.2 mg। एफ की वैल्यू इसके अंदर इक्वेशन के अंदर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, उसके अंदर पुट करते हैं। एफ की वैल्यू 1.2 mg, 0.866 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 mg। एफ रिप्लेस हो गया और एल बाकी रह गया, माइनस एम जी एल अपन 4 माइनस एम जी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सारी इक्वेशन में एम जी मौजूद है सारी टर्म्स में, तो कॉमन ले लेते हैं। 0.866 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 एल माइनस एल अपन 4 माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इस तरफ ले जाएं तो ज़ीरो हो जाएगा, और क्वेश्चन हमारे पास बनेगी 1.2 mg इक्वेशन हमारे पास बनेगी 1.039 एल, 1.039 एल, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस एल अपन 4 माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा 1.0392 एल माइनस 0.25, 1/4 कितना होता है? 0.25 एल इज इक्वल टू एक्स। इसको रिवर्स कर लेते हैं, एक्स इस तरफ ले आते हैं, ये इस तरफ ले जाएंगे और साथ में माइनस भी कर दें, तो इसका आंसर आएगा 0.789, 0.789 एल बन जाएगा ये। अब एल को अगर इस तरफ ले आए तो एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू 0.789
9 बन जाएगा। जो हमें फ्रैक्शन जो हमें पूछा हुआ था कि फ्रैक्शन ऑफ द रीच्ड लेंथ, जहाँ पे जो लेडर है, सीढ़ी है, स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगी, वो हमने फाइंड करना था। तो वो हमारे पास आ गया ये x और ये टोटल l। तो x अपॉन l उसकी वैल्यू ये रही, x अपॉन l इज इक्वल टू 0.789। यानी दूसरे लफ्ज़ों में x कितना होगा, लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.789 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जितना भी डिस्टेंस आता है इतना डिस्टेंस स्टूडेंट कवर कर सकता है उस लेडर के ऊपर, इतना उसके ऊपर क्लाइंब कर सकता है, चढ़ सकता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी और आगे बढ़ेगा तो धड़ाम से नीचे आएगा, सीढ़ी फिसल जाएगी। तो सीढ़ी फिसलने नहीं देनी, इस लेंथ से पीछे पीछे ही रहना है। तो यहाँ तक काफ़ी है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह दो हमारे न्यूमेरिकल और रह गए, जो और इसके बाद एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी हम कोशिश करेंगे सॉल्व करें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।